हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ एक्सप्लेन्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएवी कॉलेज ट्रस्ट वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से केस के बारे में, जिसके अंदर एक टू जजेस बेंच ने ये रूल करा कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो फॉल करेगी विद इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस में यूज करेंगे स्टडी मटेरियल या फिर मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मीडियम्स को जरूर आप फॉलो करें ताकि मैं आप लोगों से कनेक्टेड भी रह पाऊँ, आप लोगों से अपडेट्स भी ले पाऊँ। अब बिना देर की चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस केस में एक टू जजेस बेंच थे, जिसके मेंबर्स थे जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड करा था कि अगर मान लीजिए एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, तो वो पब्लिक अथॉरिटी के एम्बिट में आएगी अंडर सेक्शन 2H ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005। इस केस के चलिए फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट अपेलांट था जिसने कि यहाँ पे अपील फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो थे डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी, जो कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्कूल्स और कॉलेजेस रन करते थे पूरे देश भर में एज इंडिविजुअल एंटिटीज इन इटसेल्फ। एपेलेंट्स जब अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट में मूव करते हैं तो वो लोग ये क्लेम करते हैं कि जो उनके कॉलेजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर एज अ एंटिटी जो कि डिफाइंड है अंडर द आरटीआई एक्ट 2005, और इसीलिए उनको सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए इस लॉ के। जो एक्ट बनाया गया था आरटीआई एक्ट, वो बनाया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि एक राइट एस्टैब्लिश करा जा सके एक्सेस करने का इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर वर्क करेगा फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो राइट दिया गया था ये बेस्ड था इस प्रेमिस पे कि जो डेमोक्रेसी है वो रिक्वायर करती है एक इन्फॉर्म सिटीजनरी और एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि वाइटल है फंक्शनिंग के लिए और मेंटेन करने के लिए, जो करप्शन कंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गवर्नमेंट की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको अकाउंटेबल हेल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके का एक्ट। फर्दर यहाँ पे जो एक्ट था इसने रिकग्नाइज ये करा था कि जो राइट टू एक्सेस करने का अधिकार है इंफॉर्मेशन का, वो हार्मोनाइज होनी चाहिए अदर कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के साथ, सच एज द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब जो देश के इंटेग्रिटी या फिर किसी और मैटर से रिलेटेड होती है, और उसके ऊपर एफिशिएंट यूज होना चाहिए पब्लिक फंड्स का वाइल प्रिजर्विंग द पैरामाउंटेंसी ऑफ अ डेमोक्रेटिक आइडियल, कि आप डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल है उसको आप प्रिजर्व करके चल रहे हैं। यहाँ पे फर्दर ये भी इस एक्ट में कहा गया था कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है कि वो एक पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन करें जिसको कि एक्सेसिबल होना चाहिए अपॉन रिक्वेस्ट बाय द सिटीजंस। फर्दर यहाँ पे जब पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन करा गया इस एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 2H, तो कहा गया कोई भी अथॉरिटी या फिर बॉडी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जो कि सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे स्टैब्लिश हुआ है उसको माना जाएगा यहाँ पर अगर वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर किसी ऐसे लॉ के अंदर जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, या फिर किसी ऐसे लॉ के अंदर जो कि स्टेट के द्वारा बनाया गया, या फिर किसी नोटिफिकेशन के थ्रू इशू करा गया जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे वो या तो होनी चाहिए ओन्ड, कंट्रोल्ड या सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर वो हो सकती है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ जो कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पे एप्लेंट्स ने फर्ग्यू ये आर्ग्यू किया कि जो ओपनिंग पोर्शन है इस पूरे कानून का, उसके अंदर केवल और केवल अथॉरिटीज, बॉडीज और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करी गई है जो कि कंसर्न है सेल्फ गवर्नेंस से, और उनको ही केवल पब्लिक अथॉरिटी के तौर पे यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा गया है इस पूरे सेक्शन के द्वारा। देयरफॉर उनका जो एम था एक्ट बनाए जाने का वो केवल और केवल गवर्नमेंट और उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटीज को कवर करने का था, और ये जो एनजीओज यहाँ पर हैं जो कि स्कूल या कॉलेज के तौर पे आते हैं उनको एज सच कवर करने का कोई इंटेंट इस तरीके का नहीं था। फर्दर उनका यह कहना था कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं आता है क्लॉजेस ए से लेके सी के बीच में जो कि कॉन्स्टिट्यूट होती है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पर उनको लाया जा सकता है विद इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अगर वहां पे
स्पेशल नोटिफिकेशन निकाली जाए स्टेटस को आउटलाइन करते हुए इन क्लॉज डी। मोरओवर वहां पे जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वो सब्सटैंशियली फंडेड नहीं थे, फाइनेंस नहीं थे गवर्नमेंट के द्वारा एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 2H। ये कुल मिला के कहना था जो एपेलेंट्स थे उनका। यहाँ पे जब डिसीजन दिया तो जस्टिस दीपक गुप्ता ने यहाँ पे डिलीवर करा जजमेंट यहाँ पे 2 जजेस बेंच के लिए, और उनका जो प्राइमरी फोकस था वो ये था कि क्या जो एनजीओज हैं जो सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वो पब्लिक अथॉरिटी के एम्बिट में आएंगे कि नहीं आएंगे अंडर सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट। ये उनका पहला फोकस था। और फर्दर उनका ये फोकस था कि यहाँ पर उनको ये डिटरमाइन करना है कि जो एपेलेंट्स हैं इस केस में क्या वो सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड हैं कि नहीं गवर्नमेंट के अंडर या फिर नहीं। यहाँ पे जब कोर्ट ने पहले इशू को देखा तो उन्होंने ये एड्रेस करा कि क्या जो कॉलेजेस और स्कूल बनाए गए हैं क्या वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएंगे जो कि डिफाइंड एक्ट के अंदर। यहाँ पे जो एपेलेंट्स थे उन्होंने यही कहा था कि ओपनिंग प्रोविजन के अंदर केवल 4 टाइप के पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं जो कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई हो, पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन निकाल के बनाई गई हो। और उन्होंने ये कहा कि वो लोग इस स्कोप के बाहर आते हैं, वो लोग फेल आउटसाइड करते थे स्कोप के। रिस्पोंडेंट्स ने यहाँ पे ये काउंटर दिया कि जो सब क्लॉजेज हैं यहाँ पर इस सेक्शन 2H के, उसके सेकंड सेक्शन के अंदर ये कहा गया है कि ऐसी बॉडीज जो कि एनजीओज हैं जो कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट, उन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए एम्बिट के अंदर। और ये 2 अलग कैटेगरीज क्रिएट करती हैं यहाँ पे एडिशनल जो कि सेक्शन 2H के अंदर आती हैं अपार्ट फ्रॉम द 4 कैटेगरीज जो कि यहाँ पे एपेलेंट्स ने बोली थी। कोर्ट ने यहाँ पे सबसे पहले रिव्यू करा प्रीवियस केस लॉज को, जिसमें उन्होंने सबसे पहले देखा पी कासीलिंगम वर्सेस पीसीएस कॉलेज टेक्नोलॉजीज एंड अदर्स के केस को, जिसमें कि डील करा गया था विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स मीन्स एंड इंक्लूड्स इन द डेफिनेशनल क्लॉज। यहाँ पे कहा कोर्ट ने कि ये जो केस है पी कासीलिंगम का, उसके अंदर मीन्स शब्द का मतलब अंडर सेक्शन 2H है, उसका ये मतलब होता है कि एग्जॉस्टिव एंड कंप्लीट यहाँ पे डेफिनेशन होगी जो कि फर्स्ट 4 कैटेगरीज में आती है पब्लिक अथॉरिटीज के। एंड जो यूज हुआ है वर्ड इंक्लूड्स का, उसका सेकंड पार्ट ऑफ द सेक्शन के अंदर आता है जो कि इंडिकेट करता है कि जब लेजिस्लेचर ने यहाँ पे इस कानून को बनाया तो वही चाहते थे कि जो लास्ट 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं पब्लिक अथॉरिटी की, उनको काफी ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट किया जाए इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने ये फाइंड करा कि जो सब क्लॉजेस 1 से लेके 2 हैं उनके अंदर डिफाइंड बॉडीज है एनजीओज ओन्ड कंट्रोल्ड एंड सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, वो खुद में एक सेपरेट कैटेगरी फॉर्म करते हैं पब्लिक अथॉरिटी की। कोर्ट ने यहाँ पे फर्दर देखा थलप्पम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, जिसमें कि ये सोचा गया था कोर्ट के द्वारा कि क्या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं क्या वो एम्बिट के अंदर आएंगी आरटीआई एक्ट के या फिर नहीं आएंगी। इस केस के अंदर जो वैलिडिटी थी वो एक ऑर्डर की चैलेंज करी गई थी ऑन द ग्राउंड्स कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो नाइदर ओन्ड होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं, या फिर फाइनेंशियली फाइनेंस्ड होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही वो एनजीओ के डिफिनेशन के अंदर आती हैं जो कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब कि जो दोनों यहाँ पे कैटेगरीज थी उसके अंदर उन दोनों के अंदर ही वो नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये नोट करा कि जो पैरा 32 था थलप्पम केस का, उसमें ये ऑब्जर्व करा गया है कि जो बॉडीज या फिर जो एनजीओज हैं डिफाइंड इस पूरे अफोर्सेड सब क्लॉज 1 या सब क्लॉज 2 में, वो खुद की एक सेपरेट कैटेगरी क्रिएट करेंगी पब्लिक अथॉरिटी की इन एडिशन टू द प्रीवियस 4 आइडेंटिफाइड कैटेगरीज अंडर सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट। कोर्ट ने यहाँ पे फर्दर नोट करा कि जो एनजीओ है वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है एक्ट के अंदर और ना ही किसी स्टेट्यूट में डिफाइंड है, लेकिन अगर आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो तो वहां पे वो डिस्क्राइब होंगी जो कि है लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड नॉन गवर्नमेंटल इन नेचर। मतलब कि वो लोग लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड तो हैं लेकिन उनका जो नेचर है वो नॉन गवर्नमेंटल मतलब प्राइवेट इन नेचर है। यहाँ पे कोर्ट ने फर्दर बोला कि जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वो इस डेफिनेशन के अंदर आएंगे और फर्दर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपना एक पार्ट या फिर सारी की सारी फंडिंग रिसीव करती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो मेंटेन करती हैं अपना स्टेटस एज अ एनजीओ जो कि या तो इंडिपेंडेंटली रन होते हैं और एक्सक्लूड करते हैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन को। हाउएवर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भले ना कंट्रोल होती हो गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो कि वो अपनी फंडिंग रिसीव करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो तब भी एम्बिट के अंदर आएगी इन सब क्लॉजेस के, क्योंकि वो फंडिंग जो कि गवर्नमेंट से पा रही है तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट का ही रिप्रेजेंटेशन होगा। कोर्ट ने यहाँ पे फर्दर रिलाई करा परपोजिव इंटरप्रिटेशन पे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो लेजिस्लेचर है उसने जब इस पूरी प्रोविजन को बनाया था, कॉन्स्ट्रू करा था, तो जब हम लोग उसके फुटस्टेप्स में जाते हैं, उसके शूज में जाते हैं,
तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो लोग चाहते थे कि इस ऑब्जेक्ट जो एक्ट का ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि जो एनजीओ हैं हम लोगों को उनको लाना पड़ेगा विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 2H, क्योंकि इन एडिशन टू द फर्स्ट 4 कैटेगरीज जो कि मेंशन है क्लॉज ए से लेकर डी में, हमें इनको भी ऐड करने की यहाँ पे जरूरत है। और अकॉर्डिंगली कोर्ट ने ये बोला कि जो एनजीओ है सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय द फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएंगे इस एक्ट के अंदर। ये इस्टेब्लिश करने के बाद एज अबव कोर्ट ने ये कहा कि उनको ये देखने की जरूरत है कि सब्सटैंशियली फाइनेंस वर्ड का मतलब क्या होता है। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड का मतलब होता है कि एक बहुत ही लार्ज सम ऑफ मनी जो कि नेसेसरली मेजर पोर्शन ना हो लेकिन वो मोर देन 50% होना चाहिए। इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने फर्दर ये देखा कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो कि ले डाउन किया जा सके इन रिगार्ड टू कि ये फैक्ट टू फैक्ट केस पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे 50% से ऊपर हो रहा है, कहाँ पे सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है या फिर नहीं है। कोर्ट ने इसलिए यहाँ पे ये ऑब्जर्व करा कि अगर कोई बॉडी कैरी आउट कर रही है अपनी खुद की एक्टिविटीज विदाउट गेटिंग इट्स फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है या फिर नहीं है। विद रिगार्ड टू दैट फर्स्ट अपीलेंट जो थे उनके रिगार्ड में कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि वो अपनी जो ग्रांट्स थी वो रिसीव करते थे यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि 44% ऑफ द एक्सपेंडिचर थे वन ऑफ द कॉलेजेस के। और जब हम लोग बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की तो वो केवल पूरे के पूरे 95% ऑफ द सैलरीज वो लोग पे करते थे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का, जो कि सपोर्टिंग स्टाफ होता है। तो इसकी वजह से ये शो करता है कि जो टीचिंग होती है, टीचिंग की जो पार्ट होती है बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी कॉलेज का। और अगर हम लोग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा दें जैसे कि ऑडिटोरियम हो गया, हॉस्टल हो गया, वो सब चीजें हटा दे तो मेन जो होता है टीचिंग होता है। अकॉर्डिंगली इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कि यहाँ पे सब्सटैंशियल पेमेंट्स की जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हेंस यहाँ पे जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं रन के द्वारा डीएवी ट्रस्ट के द्वारा, वो लोग सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड हैं यहाँ पे, और वो लोग यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी के कंसेप्ट में आएंगे अंडर सेक्शन 2H ऑफ द आरडीआई एक्ट। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो आर्गुमेंट दिया जा रहा था एक और रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होनी चाहिए उसको उन्होंने रिजेक्ट करा। और उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो नोटिफिकेशन थी वो कंटेम्पलेट करी गई थी अंडर सेक्शन क्लॉज डी, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी के रिलेशन में थी, और उसका इस एक्ट से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि वो बात कर रही थी कि उस बॉडी को किस तरीके से बनाया गया है, लेकिन इस बारे में बात नहीं कर रही थी कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। कॉन्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अकॉर्डिंगली डिसमिस कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे कवर करना चाहिए अपनी वीडियोस में, तो प्लीज़ मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स को ज्वाइन करके भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं और वीडियो अपडेट्स पा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।